चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज अप्लाइड साइंस का ये डेमो क्लास, ये लास्ट डेमो क्लास होगा हमारे यूट्यूब पे। इसी तरीके से आपके पेपर 4 के सभी क्लास के आपको डेमो वीडियोस यूट्यूब पर 3 से 5 डेमो वीडियोस मिलेंगे। बाद आपके सारी क्लासेस ऐप पर होंगी। जिनको भी पेपर 4 से संबंधित जानकारी चाहिए वो दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर डला हुआ है, ठीक है। उस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। और आप या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन में भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा कोर्स की जानकारी। तो आप दिए गए नंबर में संपर्क कर लीजिए। फिर पेपर 4 की जिनकी भी क्लास है आप वहाँ पे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सारे क्लासेस हमारे पेड एप्लीकेशन ग्रुप में ही होगा। तो आज का जो ये टॉपिक है, आर्थिक वृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर का विकास, इसे हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे आज। और इसके बाद जो होगी नेक्स्ट टॉपिक वाइज क्लास चलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आर्थिक वृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बच गया था मोबाइल जनरेशंस का, तो उसको मैं कवर कराऊंगा। मोबाइल जनरेशंस जो हम लोग पढ़ने वाले थे पिछले कल का क्लास में बच गया था। 1G से 5G टेक्निक, है ना। 1G से 5G मोबाइल टेक्निक का अच्छा ये एआई इमेज मेरे पास है और इसके माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दिव्या कुमारी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो चुका है दिव्या। चलो अच्छी बात है, घर से जुड़ चुकी हो। 1G से 5G मोबाइल तकनीक को हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। यही हमारा लास्ट चैप्टर था जो छूट गया था। तो ये हम लोग जब शुरुआत हुआ मोबाइल, आप देखे होंगे ये आप देखे होंगे ये सब का मोबाइल जो था ये 1G फर्स्ट जनरेशन का ये मोबाइल है, ठीक है। देखे होंगे ये फर्स्ट जनरेशन मोबाइल है। उसके बाद आया है सेकेंड जनरेशन मोबाइल जो ये इस तरह के दिखता था। थर्ड जनरेशन में कुछ डिजिटल फीचर आ चुके थे। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में क्या था, ये इसमें कोई डिजिटल नहीं था, एनालॉग था। थर्ड जनरेशन से आपको यहाँ पे डिजिटल आप दिख रहा होगा। और ये 4G जनरेशन और ये 5G जो आप सभी लोग मोबाइल आज यूज कर रहे हो, ये सभी फोन आप क्या है 5G फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल जनरेशन की पांचों पीढ़ियां हैं, ठीक है। तो जो आज हम लोग देखेंगे कि 1G से 5G तक क्या टेक्नोलॉजी यूज हुआ, ठीक है। तो 1G में जो आपका यूज हुआ था उसका नाम था 1G टेक्नोलॉजी का नाम था आपका एनालॉग टेक्नोलॉजी, ठीक है। 1G टेक्नोलॉजी में नाम था इसका एनालॉग टेक्नोलॉजी। ये एनालॉग टेक्नोलॉजी आधारित था, ठीक है। एनालॉग टेक्नोलॉजी आधारित था। दूसरी 2G यानी सेकंड जनरेशन पर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उसमें यूज किया था GSM, TDMA और CDMA, ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ठीक है। 3G फोन में जो यूज हुआ था उसमें से यूज हुआ था CDMA 2000 और WCDMA। हाँ, ये दो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ठीक है, 3G में। 4G टेक्नोलॉजी में LTE को मैंने पढ़ाया था, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, कल में पढ़ाया था वोल्टी। नेक्स्ट है 5G में नया यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी OFDM और मैसिव मीमो, ये टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, ठीक है। अगर इसकी देखें तो इसमें मेन जो था वॉइस कॉल होता था, ठीक है। 1G में क्या होता था, वॉइस कॉल होता था, केवल कॉलिंग यूज होता था। इसमें सेकंड जनरेशन में क्या हो गया, डिजिटल वॉइस हो गया और SMS भेजा गया। पहली बार SMS भेजा गया था 2G जनरेशन में, ठीक है। तो डिजिटल वॉइस और SMS दूसरी में भेजा गया था। तीसरी जनरेशन में इंटरनेट आ चुका था और वीडियो कॉलिंग भी शुरू हो गया था कुछ, है ना। थर्ड जनरेशन में वीडियो कॉलिंग, यहाँ पे देखो कैमरा दिख रहा होगा, यहाँ पे कैमरा 3G फोन में कैमरा आ चुका था। तो इंटरनेट और वीडियो कॉलिंग शुरुआत हो चुकी थी थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में आपका था हाई स्पीड इंटरनेट। इसमें 4G में हाई स्पीड इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 4G में, ठीक है। जबकि 5G में अल्ट्रा हाई स्पीड और IoT की शुरुआत हो चुकी है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अल्ट्रा हाई स्पीड कहाँ पे है, 5G में, जिसमें GB पर सेकेंड पे मिलता था। तो ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी अगर देखें तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, एंड्रॉइड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड्रॉइड, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। सेकंड जनरेशन में अगर हम देखें, सेकंड जनरेशन में आपका यूज हुआ था GSM टेक्नोलॉजी यूज हुआ था इसमें, ठीक है। सेकंड जनरेशन पहली बार मैसेज भेजा गया था, देख सको। थर्ड जनरेशन में पहली बार यहाँ पे इंटरनेट यूज हुआ था जिसमें आपका इंटरनेट और वीडियो कॉलिंग शुरू हुआ था। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी आपका CDM आधारित थी, CDMA आधारित थी, ठीक है। जबकि फोर्थ टेक्नोलॉजी में LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता था LTE वोल्टी, वॉइस कॉलिंग जो इंटरनेट के थ्रू किया जाता था 4G में। और 5G में आपका था OFDM का यूज होता है, ठीक है। आगे डिटेल पढ़ेंगे OFDM क्या है। और मैसिव मीमो, ठीक है, ये मैसिव मीमो टेक्नोलॉजी इसका यूज किया गया है, OFDM प्लस मैसिव मीमो। और इसमें अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट की शुरुआत
हुई है, किसमें? 5G में। तो ये सभी मोबाइल के टेक्निक हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मोबाइल के सभी टेक्निक को बताइए, है ना, तो ये आपका टेक्निक है, ठीक है, ये आपका टेक्निक है कि क्या क्या टेक्निक यूज किया गया था और इसमें सुविधा क्या क्या दिया गया था। पहले वाले में कॉल, केवल वॉइस कॉल था, दूसरे वाले में वॉइस कॉल प्लस मैसेज भी था, तीसरे वाले में इंटरनेट था, चौथे वाले में इंटरनेट प्लस हाई स्पीड इंटरनेट था, और पांचवें वाले में अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, यानी कि 5G जो जनरेशन है इसमें हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी गई है और IoT की सुविधा दी गई है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका टेक्नोलॉजी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोबाइल जनरेशन संबंधित कुछ पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोबाइल फोन की पीढ़ियां। ठीक है, ये आपका मोबाइल फोन की पीढ़ियां जनरेशन का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये आपका आ गया मोबाइल फोन की पीढ़ियां। तो इसको हम लोग कैटेगराइज कर लिए हैं बेस बना करके। ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपका बेस है यानी आधार है। ये किस किस आधार पर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो मोबाइल फोन की जो 5 पीढ़ियां हैं, इन 5 पीढ़ियों में पहली जो टेक्निक, पहली फर्स्ट जनरेशन 1G 2G 3G 4G 5G, यानी जी स्टैंड फॉर, यहाँ पे क्या है, जी स्टैंड फॉर यहाँ पे क्या है, जनरेशन, जनरेशन। ठीक है, 1G से 5G टेक्नोलॉजी के यूज बीच क्या जनरेशन यूज किया गया था और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी। तो पहली जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी, वायरलेस टेलीफोन एनालॉग। ठीक है, सॉरी, इसमें एनालॉग टेक्नोलॉजी यूज किया था, साथ ही साथ वायरलेस टेलीफोन से चलता था, वायरलेस टेलीफोन से यूज किया था, मतलब वायरलेस हो चुका था। जो पहले टेलीफोन यूज होता था, वो टेलीफोन की जगह पर अब वायरलेस आ गया था, और मेनली जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, एनालॉग टेक्नोलॉजी थी। तो एनालॉग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था पहली बार। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरी जो है जो सेकंड जनरेशन में टेक्निक जो यूज होता था, जीएसएम स्टैंडर्ड यूज किया गया था, है ना। दूसरी में जीएसएम, जिसमें एसएमएस भेजने की सुविधा दी गई थी। ठीक है, ग्लोबल सर्विस मैसेजिंग। ठीक है, जीएसएम ग्लोबल सर्विस मैसेजिंग, यानी कि इसको वर्ल्ड वाइड आप मैसेज भेज सकते थे। ठीक है, जो पहले काम क्या होता था, पोस्ट ऑफिस और चिट्ठी का तरह था, आज जो काम कौन कर रहा है, ग्लोबल एसएमएस सर्विस, यानी कि जीएसएम टेक्नोलॉजी आई थी सेकंड जनरेशन में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सीडीएमए, सीडीएमए का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपका काम आ जाएगा ये, सीडीएमए, सीडीएमए। क्या पता एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछ दी, तो इसका हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, और जीएसएम, जीएसएम का फुल फॉर्म है ग्लोबल सर्विस मैसेजिंग, ग्लोबल सर्विस मैसेजिंग। ठीक है, पूरे विश्व में आप मैसेज भेज सकते थे, जीएसएम, सीडीएमए और डब्ल्यूसीडीएमए। ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और डब्ल्यूसीडीएमए है वाइड बैंड। डब्ल्यू स्टैंड फॉर, अगर यहीं पास अगर डब्ल्यू लग जाएगा तो डब्ल्यू का अर्थ जाएगा वाइड बैंड, वाइड बैंड, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सेम हो जाएगा, बस डब्ल्यू सी डी एम ए और सी डी एम ए दो ऐसा था। डब्ल्यू सी डी एम ए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डब्ल्यू सी डी एम ए, डब्ल्यू सी डी एम ए। ठीक है, जहाँ पे डब्ल्यू स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू स्टैंड फॉर हो जाएगा वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जीएसए मतलब ग्लोबल सर्विस मैसेजिंग। ठीक है, इसके अलावा आपका फोर्थ जनरेशन में आपका आया था आईपी, या इस आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी, इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसी में आया था एलटीई, एलटीई स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, इसका मैं पढ़ा चुका हूँ, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। नेक्स्ट 5G टेक्नोलॉजी में क्या यूज हुआ था, ओएफडीएम, ओएफडीएम यूज हुआ था, और मैसिव मीमो, साथ साथ इसमें मिलीमीटर वेव साथ, और बायोमॉर्फेज। ठीक है, मिलीमीटर वेव और बायोमॉर्फिंग का यूज किया था। ठीक है, तो मेनली अगर देखिए तो 5G टेक्नोलॉजी में आपका यूज होने वाला, 5G टेक्नोलॉजी में है ओएफडीएम और मैसिव मीमो। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है ये,
ठीक है। OFDM का फुल फॉर्म, OFDM, OFDM इसका फुल फॉर्म है आपका ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑर्थोगोनल डिवीजन, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। ये OFDM का फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद आपका मैसिव मीमो, तो मीमो का फुल फॉर्म देख लेते हैं। मीमो का फुल फॉर्म है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ठीक है। उसके बाद इसका यूज हुआ था मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी और बी मॉर्फिंग, बी मॉर्फिंग, ये चार टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। मेनली ये दो ही है, OFDM, ठीक है, OFDM और आपका मीमो, ये दो टेक्नोलॉजी मेनली यूज किया गया था किसमें, आपके 5G में, ठीक है। OFDM मतलब है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसके अलावा है मीमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ठीक है। ये मेनली जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी में। चलिए, तो अब इसका हम लोग टेक्नोलॉजी देख लिए। पहले में आपका क्या आ गया, एनालॉग, दूसरे में डिजिटल, जिसमें आपका GSM सुविधा है, थर्ड में CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फोर्थ जनरेशन में IP या LTE यूज किया गया था, फिफ्थ जनरेशन में न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि OFDM प्लस मैसिव मीमो का यूज किया गया था, और हाँ 5 जनरेशन तो 4G में IP और LTE का यूज किया गया था। तो इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए जनरेशन के टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है, क्या तकनीक यूज था। अब हम लोग आते हैं सीधा यहाँ पे विकास। तो फर्स्ट जनरेशन का जो विकास था कब हुआ, तो 1980 के दशक में हुआ था। फर्स्ट जनरेशन का विकास कब हुआ था, 1980 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 1980 में 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन आया था, 1980s में फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन आया था। सेकंड जनरेशन जो विकास हुआ था 1991 में, ठीक है। 1991 में सबसे पहले लॉन्च कहाँ हुआ था, फिनलैंड में, फिनलैंड में लॉन्च हुआ था सेकंड जनरेशन। 81 के बाद 10 साल बाद 91 में फिनलैंड में सेकंड जनरेशन मोबाइल यूज हुआ था, लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड जनरेशन जो मोबाइल हुआ था पहली बार 3G नेट एनटीटी डोकोमो द्वारा, डोकोमो पहले जानते होंगे, डोकोमो का सिम आता था पहले, तो डोकोमो द्वारा पहली बार लॉन्च हुआ था, एनटीटी डोकोमो द्वारा, है ना। पहली बार आपका एनटीटी डोकोमो द्वारा यूज किया गया था, कहाँ पे लॉन्च किया गया था, थर्ड जनरेशन एनटीटी डोकोमो के द्वारा, एनटीटी डोकोमो के द्वारा पहली बार यूज किया था, और ये लॉन्च हुआ था जापान में 1998 में, ठीक है। तो देखो 1980 में आपका 1G आया, 1991 में आपका 2G आया, 1998 में आपका क्या आएगा, 3G आएगा, ठीक है। उधर 4G जो है था बहुत लंबा टाइम लगा आने में, 2012 में आपका इंडिया में 4G लॉन्च हुआ, जबकि 3G इंडिया में 2008 में लॉन्च हुआ था। देखिएगा 1998 में पहली बार जापान में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है, जापान में लॉन्च हुआ था 1998 में 3G, जबकि 4G जो था आपका 2012 में लॉन्च हुआ था कोलकाता में, पहली बार भारत में कोलकाता में लॉन्च हुआ था 4G, जबकि 3G हुआ था आपका 2008 में मुंबई में। तो मुंबई कोलकाता दो ऐसे मेट्रो सिटी हैं जहां पे आपका 3G और 4G की लॉन्चिंग हुई थी। 3G की लॉन्चिंग हुई थी मुंबई में, देखो मुंबई एक साइड है इधर और कोलकाता एक साइड है, तो मुंबई में पहले 3G आया और 3G से 4G कहाँ पहुंचा, कोलकाता में, ठीक है, ठीक है। तो 3G से 4G आपको पहुंचने में क्या लग गया, 8 और 12 यानी 4 साल इंडिया में लॉन्च होने में। 2008 में मुंबई में लॉन्च हुआ था 3G, और 2012 में कोलकाता में लॉन्च हुआ था 4G, ठीक है। इस बाद 5G लॉन्च हुआ था आपका 2022 में, 10 साल बाद 2022 में 1 अक्टूबर को 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई 13 शहरों में, इंडिया के बड़े 13 शहरों में सबसे पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, और शुरुआत करने वाले पहले कौन थे, धीरू भाई अंबानी, जिसके लिए लाइन लग लग के हम लोग सिम लिए थे जियो का, ठीक है। तो याद रखिएगा पहली बार 5G नेटवर्क प्रदान करने वाला एयरटेल है और जियो है, ठीक है, ये दो नेटवर्क पहले आए थे, ठीक है। तो ये क्रम से विकास से आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले कौन आया, 1G 1980 में, 2G आया 1991 में, 3G आया आपका 1998 में, 4G आया आपका 2012 में इंडिया में, वैसे 3G 2008 में आया था, 2022 में आ जाएगा 5G।
तो ये आपका विकास क्रम था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इसकी स्पीड देखें कि 1G की स्पीड क्या थी, तो 28 केबी से 28 केबी बहुत ही कम स्पीड थी। 28 केबी से 56, 28 गुना कितना होता है, 56 होता है। तो 28 केबी पर सेकंड, केबी मतलब किलो बाइट पर सेकंड, केबी मतलब किलो बाइट पर सेकंड। ठीक है, केबीपीएस 28 केबीपीएस से 56 केबीपीएस तक इसका स्पीड है 1G का, 28 केबी से 56 केबीपीएस। जो सेकंड जनरेशन का था वो 256 से 500 केबीपीएस, 256 किलोबाइट पर सेकंड से 500 किलोबाइट पर सेकंड इसकी स्पीड थी। थर्ड जनरेशन की जो स्पीड थी 1 एमबी से 20 एमबीपीएस, एमबी मतलब मेगाबाइट, मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन की जो स्पीड थी वो 1 MB, तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में केबी में स्पीड था, थर्ड जनरेशन में आपका एमबी में स्पीड आएगा। तो पहली बार एमबी में स्पीड कब आया था, थर्ड जनरेशन में, 1 MB से 20 MB पर सेकंड। यही वो समय था जब हम लोग कार्ड में स्क्रैच करके वो लेते थे, है ना, थोड़ा थोड़ा रिचार्ज आता था, कार्ड में आता था इतना एमबी, 30 MB 20 MB डाटा मिलता था हमको। ठीक है, इसके बाद आपका 4G आया, 4G में 100 Mbps स्पीड आएगा। पहली बार फास्ट हम लोग वीडियो डाउनलोड करना शुरू किया 4G में, कब, 2012 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हमारे इंडिया में हमारे पास आता था तक 2020 हो चुका था। तो 4G जो है हमारा 100 Mbps स्पीड देता था। ठीक है, पहली बार हम लोग वीडियो कॉल ऐसे करते थे डायरेक्ट, ऐसे फोन पे। ठीक है, और अच्छा अच्छा एक दूसरे को देखते थे। पहली बार हम लोग वीडियो कॉल में बात करना शुरू किए लॉकडाउन के समय। उसके बाद आपका 2022 में आपका आ गया 5G। इसका जो स्पीड है 10 Gbps, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं आज। आजकल 5G प्लस प्लस भी आ गया, अगर आप मोबाइल फोन देखोगे तो लिखा था 5G प्लस प्लस प्लस। तो ये इसका स्पीड जो कितना है, 10 GB पर सेकेंड, यानी कि आप एक वीडियो को टच करो अपने आप तुरंत डाउन हो जाता है। रात को देखना बहुत फास्ट डाउनलोड होता है। तो पहली बार हम एक वीडियो को तुरंत डाउन कर लेंगे कब, जीबी में, एक एक मिनट में। ये आपका 5G 2022 में आया था 1 अक्टूबर को। याद रखिएगा कि 5G का स्पीड कितना है, 10 GB पर सेकंड। अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो 4G से 5G का कंपेरिजन में ये कम से कम 100 गुना, 100 गुना आगे था, ज्यादा था। ठीक है, 100 Mbps कहाँ, 10 Gbps। ठीक है, एमबी में है और वो जीबी में है। ठीक है, 10 GB, 10 GB पर सेकंड, गीगा बाइट पर सेकंड। ठीक है, जीबी मतलब होता है गीगा बाइट पर सेकंड। ठीक है, तो 10 Gbps इसका स्पीड था 5G जनरेशन का, जो कि 4G से 10 से 100 गुना, 10 से 100 गुना आगे था 4G से। ठीक है, स्पीड इसका। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो आर्थिक, अब ये आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया जो हमको जानना था। ठीक है, 1G से 5G तक। तो ये देखिए आप सभी के पास है, और इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हम हमारे ग्रुप में एक बना हुआ है मेंस का ग्रुप, वो आपका ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो 1G जो मोबाइल फोन थे इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ये जो है वायरलेस टेलीफोन टेक्निक पर आधारित थी, जिसकी शुरुआत 1980 में किया गया था, या 1980 में इसका विकास हुआ था। इसमें सबसे पहले रेडियो तरंग का प्रयोग किया गया था। रेडियो तरंग यानी कि एनालॉग संकेत का प्रयोग किया गया था, जो कि रेडियो संकेत प्राय क्या होते थे, एनालॉग होते थे। रेडियो संकेत का यूज किया था जो पूर्णतः एनालॉग टेक्निक पर आधारित था, एनालॉग होते थे। ठीक है, यह जो इसकी स्पीड जो थी 28 केबी से 56 केबी पर सेकंड था। ठीक है, 28 केबी से 56 केबी पर सेकंड। ये ऐसे ही इसी को लिख देना है यहाँ पे। सेकंड जनरेशन को लिखेंगे कि सबसे पहले इसमें जीएसएम स्टैंडर्ड यानी कि ग्लोबल सर्विस फॉर मैसेजिंग तकनीक का यूज किया था। इसका विकास 1991 में पहली बार फिनलैंड में किया गया था। ठीक है, लॉन्च हुआ था। इसकी स्पीड 256 से 500 किलोबाइट पर सेकेंड थी। ठीक है, और ये भी जो था रेडियो संकेत आधारित था। ठीक है, ये भी केस में था, रेडियो संकेत आधारित था। ठीक है, सेकंड जनरेशन। ठीक है, चूंकि रेडियो संकेत थे लेकिन इसमें क्या था, एनालॉग थे, इसमें रेडियो संकेत क्या होता था, डिजिटल होते थे। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, इसका जो टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल, और ये क्या है, एनालॉग। ठीक है, इसका टेक्नोलॉजी क्या है, एनालॉग, इसका टेक्नोलॉजी है डिजिटल। तो रेडियो संकेत जो था इसमें आपका फर्स्ट जनरेशन में एनालॉग यूज हुआ था, जबकि सेकंड जनरेशन में ये रेडियो संकेत का यूज हुआ था, डिजिटल संकेत का यूज किया गया था। ठीक है, और इसकी स्पीड है 256 से 500 किलोबाइट पर सेकंड। अब आते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन जो है आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या WCDM है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, टेक्नोलॉजी
और जो 3G टेक्नोलॉजी है, ये पहली बार इसको लॉन्च किया गया था एनटीटी डोकोमो द्वारा 1998 में जापान में लॉन्च हुआ था, जबकि इंडिया में बोलेगा 2008 में मुंबई में लॉन्च हुआ था। ठीक है, पहली बार 3 नेट की शुरुआत हुई थी। इसी में पहली बार इंटरनेट सर्विस प्रदान किया गया था, इंटरनेट सर्विस प्रदान किया गया था। इसकी स्पीड कितनी थी, 1 MB पर सेकंड से आपका 20 MB पर सेकंड, है ना, इसकी स्पीड थी। ठीक है, जिसमें वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट कॉलिंग की सेवाएं उपलब्ध थी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध थी। वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहली बार हम लोग 3rd जनरेशन में किए थे। वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो पहली बार हम लोग वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्राप्त की इसमें की, इसमें 3rd जनरेशन में। ठीक है, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, साथ ही साथ हम लोग इंटरनेट कॉलिंग की सुविधाएं देवाई गई थी। ठीक है, इंटरनेट कॉलिंग की, इंटरनेट कॉलिंग की, ठीक है। उसके बाद आया आपका 4G। 4G आने के बाद भी गांव-गांव तक स्पीड बहुत कम था। इसके बाद 5G फाइनली आया था 2022 में, तो आईपी आधारित यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित यानी कि फास्टेस्ट इंटरनेट सुविधा 4G में दी गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी भारत में 2012 में कोलकाता शहर से। तो ये मोबाइल फोन की चौथी पीढ़ी है, पूर्ण रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित सेवा है। ठीक है, देखिएगा पहले लिखेंगे कि यह मोबाइल जनरेशन की चौथी पीढ़ी है जो कि पूर्णतः इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित सेवा है। ठीक है, इसमें LTE सर्विस दिया जाता है। LTE मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है, टेक्निक पर आधारित था, जिसकी शुरुआत 2012 में कोलकाता शहर से हुई थी। ठीक है, और इसमें जो मोबाइल के इस इंटरनेट की जो स्पीड थी 100 Mbps पर सेकंड थी। ठीक है, 100 Mbps पर सेकंड थी, और इसमें LTE सुविधा दी गई थी। LTE मतलब कि क्या होता है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें आईपी सेवा होता क्या है थोड़ा जान लेते हैं। आईपी का यूज कहाँ कहाँ किया गया था, सॉरी 4G का यूज में क्या हुआ था, तो हाई स्पीड गेमिंग, ठीक है, हाई स्पीड गेमिंग में और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मतलब कि एचडी वीडियो कॉल, एचडी वीडियो कॉल कहाँ आएगा आपका, एचडी वीडियो कॉल कहाँ आएगा आपका 4G में सुविधा, यहाँ पे सेवा या सुविधा क्या क्या मिला हमको 4G में, तो हमको मिला इसमें हाई स्पीड, हाई डेफिनेशन का वीडियो कॉल, ठीक है, हाई स्पीड गेमिंग, हाई स्पीड का गेमिंग, इसीलिए इस समय गेमिंग मोबाइल आया था, गेमिंग, जिसको लॉकडाउन में आप लोग सब खेले होगे। तो कौन सा गेम था जिसमें मारते थे सबते थे सब लोग, पबजी। ठीक है, पबजी वाला गेम, हाई स्पीड गेमिंग 4G फोन में आया हुआ था उस समय। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा था, बाद में उसको बैन कर दिया गया। तो एच वीडियो कॉल, उसी में वीडियो कॉल भी होता था, ऑडियो कॉल भी होता था। तो एच वीडियो कॉल प्लस हाई स्पीड गेमिंग की शुरुआत किसमें की गई थी, 4G में किया गया था। ठीक है, LTE टेक्नोलॉजी पर आधारित था। और जो 5G टेक्नोलॉजी आया, ये 5G टेक्नोलॉजी में आपका ये यूज हुआ था, आपका ये यूज हुआ था आपका OFDM प्लस मैसिव मीमो, खास करके इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो याद रखेंगे कि पहली बार आपका 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत 13 शहरों में 1 अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत होती है भारत में। ठीक है, कहाँ पे शुरू होती है, तो कोलकाता शहर में होती है, कोलकाता शहर में होती है। ठीक है, सॉरी कोलकाता शहर में नहीं, 1 अक्टूबर 2022 से शुरुआत हुई है भारत में। ठीक है, कोलकाता शहर में तो 4G की शुरुआत हुई थी, 3G आपका मुंबई में आया था। ठीक है, यह टेक्निक जो है आप वो लिखेंगे कि पांचवी पीढ़ी मोबाइल जनरेशन की है, पांचवी पीढ़ी जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को भारत में मुख्यतः 13 बड़े शहरों में इसकी शुरुआत की गई थी। यह मोबाइल फोन की न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लिखेंगे मोबाइल फोन की क्या है, एक न्यू नई तकनीक है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, OFDM प्लस मैसिव मीमो, दो तकनीक का यूज किया था। OFDM प्लस मैसिव मीमो तकनीक का प्रयोग किया गया था। ठीक है, OFDM प्लस मैसिव मीमो तकनीक का प्रयोग किया गया था, जिसमें इंटरनेट की स्पीड कितनी थी, 10 GB पर सेकंड, सॉरी 100 GB पर सेकंड। ठीक है, 100 GB पर सेकंड, 100 GB पर सेकंड, जो कि 4G से कितना था, लगभग 4G से लगभग कितना था, 10 से 100 गुना अधिकतम था, 10 से 100 गुना अधिकतम स्पीड था। ठीक है, और इसका स्पीड कितना था, GB, गीगाबाइट पर सेकंड में था। ठीक है, इसके लाभ क्या है, तीव्र गति से फिल्म डाउनलोड कर सकते थे। ठीक है, इसमें सुविधा क्या मिला हमको, इसमें लिखते हैं सुविधा या लाभ, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट वीडियो डाउनलोडिंग, फास्टेस्ट वीडियो डाउनलोडिंग की हमको सुविधा मिली यहाँ पे। इसके साथ साथ हमको क्या मिला, डेटाबेस का बैकअप ले सकते थे, फास्टेस्ट डेटाबेस का बैकअप ले सकते थे, डाटा बेस का बैकअप
ठीक है, फास्ट हो गया। ठीक है, डाटा बेस का बैकअप क्या होगा, फास्ट हो गया। रिमोट कंट्रोल, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोलिंग सुविधा मिली, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, और सबसे आपका 5G में क्या आ जाएगा, AI। ठीक है, तो इन सब चीजों की सुविधा हमको किसमें मिली थी, 5G में। ठीक है, तो 5G आने से ये सारी सुविधा मिली कि हम फास्ट वीडियो डाउनलोड करने लगे। ठीक है, अब मूवी डाउनलोड करने के लिए हमको वेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, एक बार टच करो, 10 मिनट में आपका बड़ा से बड़ा मूवी फाइल डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, और छोटे छोटे मूवी फाइल तो तुरंत डाउनलोड हो जाते हैं। डाटा बेस बैकअप फास्ट हो गया, डाटा बेस का बैकअप लेना, और साथ साथ रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग और कॉन्फ्रेंसिंग कॉन्फ्रेंसिंग रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग, साथ 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 टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन और AI की सुविधा हमको कहाँ मिलती है, 5G मिलती है। तो ये मेनली आपका किसका यूज हो गया, 5G का हम लोग सुविधा देख चुके हैं। अब देखते हैं IP होता क्या है। ठीक है, IP सेवा क्या है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं IP सेवा क्या है। IP सेवा होता क्या है, यही बात देख लेते हैं, है ना। IP सेवा, IP सेवा है क्या। ठीक है, IP सेवा क्या है, पहली बात तो IP का नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ठीक है, इसमें ध्वनि संकेत प्लस आंकड़ों को, IP सेवा में ध्वनि संकेत, जो हमारे जो संकेत होते हैं, ठीक है, साउंड के, और आंकड़ों को किसके माध्यम से किया जाता है, आंकड़ों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, ध्वनि संकेत प्लस आंकड़ों को इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि आई आई इंटरनेट प्रोटोकॉल ही इसका फुल फॉर्म था। तो पहली बार इंटरनेट की शुरुआत कहाँ होती है, 3G में। तो 3G में ध्वनि संकेत प्लस आंकड़ों को इंटरनेट इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाने लगेगा, इंटरनेट के माध्यम से प्रेषित किया जाने लगा, प्रेषित किया जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा कि IP सेवा, इंटरनेट, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, पहली बार 3G में शुरुआत हुई थी। इसमें ध्वनि संकेत प्लस आंकड़ों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाने लगा। अलग से वॉइस नेटवर्क, इसमें अलग से वॉइस नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अलग से वॉइस नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती, स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरनेट कॉलिंग होता है, इसलिए वॉइस कॉलिंग की स्थापना नहीं होती है। क्योंकि सेकंड जनरेशन में क्या था, वॉइस कॉलिंग था, फर्स्ट में वॉइस कॉलिंग, सेकंड में वॉइस कॉलिंग प्लस GSM में यूज हुआ था। तो इसमें अलग से वॉइस कॉलिंग नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें इंटरनेट कॉल प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्वनि संकेत प्लस आंकड़ों को इंटरनेट के माध्यम भेजा जाता है। ठीक है, जैसे इंटरनेट से आज आप लोग व्हाट्सअप चैट कर लेते हो, इंटरनेट के माध्यम से आप वॉइस कॉल कर लेते हो, तो ये सारी सुविधा IP में आ चुकी थी। ठीक है, तो IP का आने से क्या हुआ था कि ध्वनि संकेत प्लस आंकड़ों को इंटरनेट के माध्यम से आप भेज सकते थे। इसमें अलग से वॉइस कॉलिंग की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अलग से वॉइस को, इसलिए आजकल कई लोग क्या होता है, व्हाट्सअप कॉल का यूज करते हैं, टेलीग्राम कॉल यूज करते हैं, आपका वो भी आ चुका है, क्या नाम है आपका, इंस्टाग्राम कॉल हो चुका है, सभी में कॉलिंग सुविधा हो गई है, मैसेंजर में कॉलिंग। तो इसके लिए अलग से आपको वॉइस कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। ये है IP सेवा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, कौन सा वाला इंटरनेट का संबंधित सारे पीढ़ियाँ और सब हम सारे 1G से 5G तक सारे हम लोग मोबाइल के देख चुके हैं। ये सर आपका ये टॉपिक जो पिछला चैप्टर में छूट चुका था वो कंप्लीट हो गया। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह है आर्थिक वृद्धि का सॉफ्टवेयर का विकास, और इसमें क्या क्या विकास किया गया है उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आर्थिक वृद्धि के सॉफ्टवेयर के विकास में सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या क्या इसके लिए किया गया। तो नाम से स्पष्ट है कि आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए कौन कौन से नए सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। तो इसको हम लोग अलग अलग सेक्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, यही पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्थिक वृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर के विकास को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है,
तो हम लोग आर्थिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसका विकास किया गया है, आर्थिक सॉफ्टवेयर का। ठीक है, आर्थिक सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है कि आर्थिक वृद्धि के लिए जो सॉफ्टवेयर विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए विकास किया जा रहा है। तो किस किस क्षेत्र में होगा, तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया होगा। और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के इन्हीं क्षेत्रों के लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। जैसे आप हम देखेंगे आगे, तो इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं मेनली। ठीक है, 3 क्षेत्र हम लोग देखते हैं। पहला है आपका कृषि अर्थव्यवस्था, ठीक है, उद्योग और सेवा। इसमें भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पहले प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, ठीक है, द्वितीयक, अर्थव्यवस्था, और ये है आपका तृतीयक। हाँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था और तृतीयक अर्थव्यवस्था। ठीक है, प्राथमिक अर्थव्यवस्था जो है आपका, इसमें आपका आता है कृषि अर्थव्यवस्था प्लस, कृषि प्लस क्या आता है, खनन उत्खनन आता है। खनन उत्खनन आता है। ठीक है, खनन उत्खनन आता है। ठीक है, द्वितीयक में आता है, द्वितीयक में क्या आता है आपका, द्वितीयक में आता है आपका उद्योग निर्माण विनिर्माण। ठीक है, द्वितीयक में क्या आता है, उद्योग निर्माण और विनिर्माण। और तृतीयक अर्थव्यवस्था में क्या आता है, तृतीयक अर्थव्यवस्था में आपका आता है व्यापार बैंकिंग मनोरंजन परिवहन। इसमें क्या आएगा, व्यापार बैंकिंग मनोरंजन परिवहन। ठीक है, होटल होटल आ जाएगा, व्यापार में सारी चीजें हो जाएंगी, होटल है ना, जितने भी व्यापारिक संस्थाएं सारी इसमें आ जाएंगी। हाँ, याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र में आपका क्या आता है, अलग से कृषि क्षेत्र देखें, इसी में कृषि क्षेत्र में आता है आपका पशुपालन, फसल। ठीक है, कृषि पशुपालन आ जाएगा, फसल आ जाएगा, और मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। ठीक है, कृषि में आ जाता है पशुपालन, फसल और मत्स्य पालन। ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है ताकि प्रक्रिया को ऑनलाइन आधारित किया जा सके। तो आर्थिक ग्रोथ के लिए अलग अलग सेक्टर में हम लोग सॉफ्टवेयर के विकास को बांट करके आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास किया जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र में आपका फसल, पशुपालन और मत्स्य पालन, इन सब के लिए सॉफ्टवेयर विकास किया गया है। तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग निर्माण विनिर्माण के लिए विकास किया गया है। ठीक है, और उसी की तरह आपका सेवा क्षेत्र में व्यापार बैंकिंग मनोरंजन परिवहन, इन सब के लिए विकास किया गया है। साथ साथ इसमें आप एक शिक्षा जोड़ लीजिए, ये भी सेवा में आता है। ठीक है, शिक्षा भी किस में आता है, सेवा में। जितने भी सर्विसेज हैं, ठीक है, जो हम लोग दे रहे हैं आपको, ये भी क्या है, सर्विसेज है। जो भी अदृश्य सेवा है वो क्या है, सेवा है। ठीक है, जो उद्योग और कृषि में नहीं आता वो सारे क्या आता है, सेवा में आते हैं कोई भी चीजें। ठीक है, आप हमसे सर्विस ले रहे हो, सेवा के नाम पर हम आपसे शुल्क ले रहे हैं, सेवा शुल्क है ना, इसे बोलते हैं सेवा शुल्क। ठीक है, अब देखें कि अगर हम देखें तो इसमें सॉफ्टवेयर विकास कैसे किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कृषि और खनन से हम लोग आज क्या हो रहा है, ई बिड, ई बोली लगाया जा रहा है। आजकल खानों की ई नीलामी की जा रही है। जैसे आपका छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो आपका अभी कटघोरा में लिथियम ब्लॉक की नीलामी हुई है। कटघोरा में लिथियम ब्लॉक की नीलामी हुई है। लिथियम ब्लॉक की ई नीलामी हुई है, ई नीलामी। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आज खनन में भी सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। आर्थिक वृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर विकास किया गया है। ई बिड, एक ई बोली लगाई जाती है। जैसे आज का पहले बोली लगाते थे 10,001, 10,002, 10,005, 20,000, 20,000, 30,000, ऐसे बोली लगाते थे। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, आजकल ई बिड ऑनलाइन बोली लगाई जाती है। इसके लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है भारत सरकार द्वारा।
तो इसी के तहत आपका छत्तीसगढ़ में ई बिड, ई बोली के तहत, बिड मतलब बोली, कटघोरा में लिथियम ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी की गई है। ठीक है, लिथियम ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी की गई है ना। तो याद रखिएगा कि इसके लिए अर्थव्यवस्था में सॉफ्टवेयर का विकास किया गया, किस क्षेत्र में, खनन में। ठीक है, उस तरीके से अगर हम देखें तो कृषि के लिए, कृषि में बहुत सारे ऐप विकसित किए गए हैं, जैसे कि आपका ई नैम। ठीक है, कृषि के लिए अगर देखें तो यहाँ पे क्या विकसित किया गया है, एग्जाम्पल के लिए ई नैम, ठीक है, जेम पोर्टल, एग्री स्टैक, एग्री स्टैक, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारे। ठीक है, इसके लिए मिट्टी परीक्षण सॉफ्टवेयर, मिट्टी परीक्षण सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ई नैम, ई जैम, ठीक है, एग्री स्टैक सॉफ्टवेयर, साथ साथ मिट्टी परीक्षण सॉफ्टवेयर, इन सारी चीजों का क्या किया गया है, विकास किया गया है। इसके साथ आपके अर्थव्यवस्था में आपका फसल के पैदावार के प्रभाव के लिए इसका यूज किया गया है, मिट्टी परीक्षण का। ठीक है, फसल के पैदावार के लिए, फसल पैदावार के परीक्षण के लिए, परीक्षण के लिए क्या कि हमारे फसल किस मिट्टी में कौन सा हो सकता है, इसके लिए मिट्टी परीक्षण सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है, जिसमें फसल पैदावार का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या लाया गया है, मिट्टी परीक्षण सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। ठीक, इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र देखें, उद्योग में, उद्योग शायद कई सारे ऐप्स बनाए गए हैं उद्योग के लिए। ठीक, अलग अलग के लिए अलग अलग उद्योग के लिए अलग अलग ऐप बने हुए हैं। वैसे ही विनिर्माण क्षेत्र में अगर आप देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में आपका कैड कैम सर्विसेज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में आपका क्या आ जाएगा, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कैड कैम सर्विसेज का सॉफ्टवेयर यूज किया गया है। ठीक है, जैसे आपका आपका देखो ग्राफिक्स के लिए कई सारे होंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, कैड कैम्स हो गया, साथ साथ आपका रोबोटिक्स अभी जो बहुत चल रहा है, आप रोबोटिक्स, रोबोटिक्स सर्विसेज अभी बहुत चल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में अभी अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी बहुत चर्चा में था। ठीक है, वो किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का एक सॉफ्टवेयर था, नमूना था। ठीक है, इसके लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया गया था। जो रोबोटिक्स आज क्या है, आर्थिक वृद्धि के लिए तो किया जा रहा था, है ना, इसका विकास। आज जितने भी रोबोटिक्स है किसके निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग के ही है। ठीक है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब है, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका प्रभाव से कैड कैम रोबोटिक सॉफ्टवेयर के विकास से उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन शुरू हो जा रहा है। इससे क्या हो जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च, इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि इन सभी के आने से उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन शुरू हो जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन, उत्पादन विकसित होगा इनसे। ठीक है, अगर ये सारे आ जाएंगे, है ना, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से और रोबोटिक्स के माध्यम से उच्च गुणवत्ता, यानी कि हाई डेफिनेशन, हाई क्वालिटी वाला उत्पादन विकसित होगा भारत में। ठीक है, जैसे अभी आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी बहुत चर्चे में होगा था, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, जो कि रोबोटिक्स डॉग का के लिए जो चाइना से आया था, है ना, उसको खरीद कर अपना बताया। तो इस तरीके के जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग देखें शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन हमारे ऐप्स बना हुआ है, जिसमें आपका क्लास प्लस का ऐप है, क्लास प्लस के ऐप से आप पढ़ रहे हो। ये बहुत बड़ा एजुकेशन सेक्टर में आपका विकास किया जा रहा है सॉफ्टवेयर का। इसी का आधार पर एक और सॉफ्टवेयर है, जैसे आप बहुत चर्चे में होंगे, जानते होंगे, बाईजूस, जो कि डूब चुका। ठीक है, बाईजूस, ठीक है, बाईजूस, बाईजूस, बी वाई जे यू, बेजू लिखा गया है, सॉरी, बी वाई जे यू, बाईजू डूब गया तो मैं भी डूब गया। ठीक है, बी वाई जे यू, बाईजूस, है ना। तो क्लास प्लस ऐप हो गया, बाईजूस ऐप हो गया, आज भी फिजिक्स वाला जो ऐप है, बहुत सारे हैं। ठीक है, जो कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आज। ठीक है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर आज विकसित कर चुके हैं। तो ये सारे शिक्षा के लिए एजुकेशन सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। ठीक है, इससे प्रभाव क्या हो रहा है, कौशल विकास और साक्षरता में वृद्धि हो रही है। इन सभी से क्या हो रहा है, शिक्षा, इससे प्रभाव क्या हुआ है, ये कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट बढ़ा है लोगों का, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, तो इससे लोगों को क्या हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास और साक्षरता में वृद्धि हो रही है। जो अब यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, अब घर बैठे पढ़ सकते हैं, साक्षरता में वृद्धि हो रही है। जो व्यक्ति बिलासपुर नहीं आ सकता, वो घर बैठे क्या कर सकता है,
हमारे ऐप के थ्रू पढ़ाई कर सकता है, कहीं भी कभी भी किसी समय। ठीक है, सरगुजा से कोंटा तक, बलरामपुर के, है ना, ऊपर से रामचंद्रपुर से आपको लेकर के कोंटा विकास खंड तक आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे आप क्लास प्लस ऐप यानी कि होटल कोचिंग क्लासेस ऐप, जिसको डेवलप कौन किया है, क्लास प्लस। ऐसे ही बायजूस हैं, कई सारे ऐप हैं। ठीक है, और ऐसे फिजिक्स वाला है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में नई क्रांति आ चुकी है। ठीक है, अगर हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें, इसी में अगर हम लोग शिक्षा क्षेत्र में देख चुके, ये जितने भी हैं सारे सर्विसेज ही हैं। ठीक है, मनोरंजन में भी अलग है, परिवहन में भी अलग सारे ऐप है, या इसमें आपका रेड बस एग्जाम्पल ले लो तो। ठीक है, रेड बस, रेड बस का अलग सॉफ्टवेयर है। मनोरंजन देखोगे तो आपका पीवीआर, पीवीआर का ऐप है। ठीक है, बैंकिंग में देखोगे तो योनो है, एसबीआई का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए आपका जोमेटो है, जोमेटो, जोमेटो ऐप है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर का नाम अगर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, एक एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। व्यापार के लिए जोमेटो है, बैंकिंग के लिए योनो है, मनोरंजन के लिए पीवीआर है, परिवहन के लिए रेड बस है, शिक्षा के लिए क्लास प्लस है। वैसे ही अगर हम देखें स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में आपका टेलीमेडिसिन है, टेलीमेडिसिन। ठीक है, स्वास्थ्य में टेलीमेडिसिन विकसित किया गया है। ठीक है, डायग्नोस्टिक सेंटर का सॉफ्टवेयर, अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटर का अलग अलग सॉफ्टवेयर है। डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक सेंटर का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए अपोलो फार्मेसी, एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, अपोलो का ऐप बना हुआ है, अपोलो फार्मेसी ऐप, ऐप है। और एग्जांपल लिख देता हूँ मेड प्लस, मेड प्लस का ऐप है। ठीक है, तो आप घर बैठे भी इन सभी से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अपोलो फार्मेसी, मेड प्लस, आप सुविधाएं ले सकते हैं, डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। ऐसे इतने सारे सॉफ्टवेयर विकसित कर चुके हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं सर्विस सेक्टर में, जिसके द्वारा बहुत सारा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा चुका है आज आर्थिक वृद्धि के लिए। ठीक है, चलिए, सेवा में ऐसे जब हम देखें तो यातायात, बैंकिंग, मनोरंजन, व्यापार, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्टार्टअप, शिक्षा, सेवा सब आ जाते हैं। और लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो आपका परिवहन हो गया, यातायात। ठीक है, अगर इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बीच में देखें, एक देश से दूसरे देश के बीच क्या आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार आ जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सॉफ्टवेयर विकसित हो चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो आपका शेयर बाजार, शेयर बाजार, शेयर बाजार में ये सारे सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्टअप में ये अलग है ना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऐप विकसित हुआ है, शेयर बाजार के लिए, स्टार्टअप के लिए। और क्या हो सकता है, ठीक है, इतना चलेगा, बाकी तो लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे। तो ये सारे सेक्टर में हम लोग बांट लिए हैं कि हमारा कृषि, उद्योग और सेवा, इन क्षेत्र में कौन कौन सेक्टर हो सकते हैं, और उस क्षेत्र में कौन कौन सॉफ्टवेयर का विकास किया जा चुका है। तो आप एग्जाम में ऐसे बता सकते हो कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है आर्थिक वृद्धि के लिए, जिसमें कृषि में ये, उद्योग में ये, सेवा में ये, ऐसे एग्जाम्पल दे करके आप बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में सेवा का विकास, मतलब कृषि क्षेत्र में आर्थिक सॉफ्टवेयर का विकास कैसे किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में क्या क्या किया गया। तो कृषि क्षेत्र में आपका क्या पढ़ा आया हुआ है, ई नेम है। कृषि क्षेत्र में क्या आएगा, ई नेम है। अब इसके बारे में बता चुका हूँ मैं, ई नेम के बारे में पिछले पिछले लेक्चर में। ई जैम है। ठीक है, जनधन आधार मोबाइल, ई जैम, जैम मतलब होता है जनधन आधार मोबाइल का विकसित किया गया है, जनधन आधार मोबाइल। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय एग्रीकल्चर मार्केट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ई नेम, ई जेम के द्वारा कृषकों को उत्पाद बेचने के लिए राष्ट्रीय बाजार प्राप्त हुआ है। इन लोगों द्वारा कृषकों को क्या मिला है, कृषकों को राष्ट्रीय बाजार प्राप्त हुआ है, कृषकों को, कृषकों को राष्ट्रीय बाजार प्राप्त हुआ है इनके द्वारा, राष्ट्रीय बाजार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ई नेम, ई जेम के द्वारा कृषकों को राष्ट्रीय बाजार, है ना, बेचने के लिए, विपणन करने के लिए राष्ट्रीय बाजार प्राप्त हुआ है। ठीक है,
मात्रा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ई नेम ई जेम ये आपके कृषि के लिए एग्जाम्पल है कि कृषि में ई नेम और ई जेम मेनली प्रमुख सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से कृषकों को राष्ट्रीय बाजार प्राप्त हुआ है, जिससे उत्पाद का उनको उचित मूल्य मिल रहा है, जिससे वो विपणन सुविधा आसानी से कर रहे हैं, ठीक है। विपणन सुविधा आप घर बैठे हो आसानी से कर पा रहे हैं, बाजार का भाव जान पा रहे हैं, ठीक है। डेली जो है मार्केट में क्या रेट चल रहा है उनकी जानकारी उनको मिल रही है, जिससे उनका आर्थिक विकास हो रहा है। तो इससे राष्ट्रीय लाभ हुआ और उनको क्या हुआ, उनका आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है। उनका उनका आर्थिक विकास हुआ है। सॉरी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग उद्योग क्षेत्र में देखें, उद्योग क्षेत्र में देखें तो उद्योग संबंधित उद्योग क्षेत्र उद्योग सेक्टर में आर्थिक सॉफ्टवेयर का विकास का कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो उद्योग सेक्टर में जो आर्थिक सॉफ्टवेयर का जो विकास है, इसमें आपका मेनली जो है उद्योग में आंकड़े एकत्र करने में, निरीक्षण करने में, ऑडिटिंग करने में, ठीक है। आंकड़े एकत्र करने में सॉफ्टवेयर का मेन योगदान है, आंकड़े एकत्र करने में, आंकड़े को एक जगह लाने में, सॉफ्टवेयर विकसित करने में, सॉफ्टवेयर विकसित करने बोल रहा हूँ, आंकड़े एकत्र करने में, ठीक है, नियंत्रण करने में, ठीक है, निरीक्षण करने में, ऑडिटिंग करने में, नियंत्रण, निरीक्षण, ऑडिटिंग करने में, ठीक है, नियंत्रण करने में, नियंत्रण करने में, निरीक्षण करने में, निरीक्षण करने में, ठीक है, और ऑडिटिंग करने में, ऑडिटिंग करने में, ठीक है। तो ये सारे उद्योग में आपके आर्थिक वृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है, आंकड़े एकत्र करने में, नियंत्रण करने में, निरीक्षण करने में, ऑडिटिंग करने में, इन सब में आपका सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है, देश के आर्थिक विकास में योग दे रहे हैं। तो आर्थिक वृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर का विकास उद्योग में है। ऑडिटिंग कर सकते हैं, जैसे एक आपके बड़े बड़े उद्योग में जाकर ऑडिट होता है, ठीक है, निरीक्षण करना आता है, नियंत्रण करना आता है, इन सब के लिए ऐप विकसित किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका इसके बाद आपका आपका आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में बहुत सारे हैं जिनका विकास किया गया है। जैसे आप हम लोग देखें तो अलग से देखते हैं सर्विस सेक्टर में, हाँ, उद्योग क्षेत्र में एग्जांपल ले लो तो ई खाता ऐप, ठीक है, आंकड़े एकत्र करने के लिए ई खाता ऐप, जैसे हिसाब हिसाब रखने के लिए कैलकुलेटर ऐप विकसित हुआ है, कैलक्यूलेटर ऐप, ठीक है, खाता बुक ऐप, खाता बुक ऐप एग्जांपल लिख दें, ठीक है, खाता बुक ऐप। इसी के साथ आपका कौन सा है, ओके क्रेडिट ऐप, क्रेडिट ऐप, ठीक। ई खाता ऐप, कैलकुलेटर ऐप, खाता बुक ऐप, ओके क्रेडिट ऐप, ये सारे ऐप किसके लिए विकसित किए गए हैं, कैलेंडर भी, ठीक है। चलो ये खाता कैलकुलेटर है ना, हाँ, इन सब चीज़ों के लिए आपका आंकड़े एकत्र करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए, इन सब के लिए यूज किया गया है ई खाता ऐप, कैलकुलेटर ऐप, खाता बुक ऐप, ओके क्रेडिट ऐप, ठीक है। इसमें आप डाटा आप सेव कर सकते हो, है ना, उद्योग वाले के लिए आज इन लोग यूज कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए दे सकते हो नीचे, ठीक है। इसके बाद हम लोग सर्विस सेक्टर में आते हैं। सर्विस सेक्टर में आपका बहुत सारे आ जाएंगे। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेब का विकास हुआ है। सेवा क्षेत्र में सबसे पहले आपका आ जाएगा परिवहन, ठीक है, व्यापार, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। तो देखते हैं व्यापार के लिए, ठीक है, व्यापार, व्यापार में क्या क्या यूज किया गया है, ठीक है। जो बिजनेस में बहुत सारे जो आज आज हम लोग आप देखते हो कि खरीदारी करते हो, उसके लिए आप क्या यूज हुआ है, ऐप, बहुत सारे ऐप हैं, जैसे अमेजोन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या है, व्यापार के लिए यूज हुआ है। इसके अलावा लड़कियों का फेवरेट मीशो, मीशो ऐप, जिसमें सस्ते में मिल जाता है अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है। इन सब के माध्यम से वो विक्रय करना आसान हो गया है, ठीक है, उत्पादों का विक्रय करना आसान हुआ है, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई है। तो इन सब के माध्यम से, इन सभी इन सभी के माध्यम से विक्रय करना आसान हो गया है, विक्रय करना आसान हुआ है, जिससे व्यापार में
व्यापार में वृद्धि हुई है। ठीक है, इन सभी के माध्यम से आपका विक्रय करना आसान हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, और जिससे आपका व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था में व्यापार क्षेत्र के लिए इन सारे सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। और भी बहुत सारे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, क्योंकि सारा चीज हम एग्जाम लिखना नहीं है, हमारे पास समय भी नहीं है। तो कुछ 2-4 नंबर के लिए अगर आता है, 8-9 आता है, तो आपके पास डाटा होना चाहिए। ठीक है, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सभी के माध्यम से विक्रय करना आसान हुआ और व्यापार में वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखते हैं यातायात, यानी कि परिवहन, यातायात, या इसी को बोलेंगे परिवहन। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो रेड बस, सभी चर्चित होंगे रेड बस ऐप से। ठीक है, रेड बस ऐप है इसके लिए। इसके अलावा ओला, उबर, ओला सभी लोग जानते होंगे, उबर। इसके अलावा अभी आपका आया है आपका जो सब लोग यूज करते हैं, रैपिडो, रैपिडो टैक्सी ऐप। तो इन सारे ऐप के माध्यम से, इन सारे ऐप के माध्यम से आर्थिक वृद्धि में, व्यापार में आर्थिक वृद्धि हुई है। ठीक है, इन सारे ऐप के माध्यम से व्यापार में आर्थिक वृद्धि हुई है। लिख दूं यहाँ पे, व्यापार में आर्थिक वृद्धि हुई है, आप खुद से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐप्स का नाम बता रहा हूँ, आर्थिक वृद्धि हुई है। तो इन सारे ऐप के माध्यम से व्यापार में आर्थिक वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, रेड बस, ओला, उबर, रैपिडो इत्यादि कुछ एग्जाम्पल ऐप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे रैपिडो का आजकल तो बाइक टैक्सी था, अभी सब आ गया इसका कैब भी आ चुका है। ठीक है, तो पहले सिर्फ बाइक टैक्सी शुरुआत हुई थी इंडिया में। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के अगर ऐप देखें, तो गवर्नमेंट के ऐप में था IRCTC, जिससे आप रेलवे का है, रेलवे का है IRCTC। इसके अलावा आपका और क्या है IRCTC के अलावा, वेयर इज माई ट्रेन, वेयर इज माई ट्रेन। ठीक है, जिससे आप ऐप है, आपको ट्रेन की सटीक जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या है, गूगल मैप, नाविक, गूगल मैप, गूगल मैप जो कि गूगल का है, अमेरिका का, नाविक जो इंडिया का है, ये नेविगेशन है, नेविगेशन से, नेविगेशन ऐप है, नेविगेशन ऐप है गूगल मैप, नाविक। इन सभी ने, इन सभी ने क्या किया है, यातायात यानी कि परिवहन को और अधिक आसान बना दिया है। ठीक है, इन सभी ने यातायात को और अधिक आसान बना दिया है। आपको कहीं भी जाना है, आप गूगल मैप में डालो और पहुंच जाओगे, गूगल और अधिक आसान बना दिया है। अगर कोई व्यक्ति को नहीं पता है तो गूगल मैप में लोकेशन पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट उसमें डाल के आप खुद क्या कर सकते हो, वहां तक जा सकते हो। तो इन सभी के सॉफ्टवेयर विकास से आज बहुत सारे इकोनॉमिक्स सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, और साथ साथ पहुंच भी आसान हो गया है ना, लोगों को आसान बना दिया है ये सारे सेक्टर। इसके बाद अगर हम देखें बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में देखें, ये भी सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, अभी हम लोग पूरा सर्विस सेक्टर ही देख रहे हैं, और उसके बाद आपका बैंकिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में देखें तो SBI का क्या है, योनो ऐप है। ठीक है, फोन पे, गूगल पे सभी यूज करते होंगे। ठीक है, फोन पे, जी पे, ठीक है, पेटीएम। ठीक है, इस बार आपका योनो, SBI का योनो ऐप है। इन सब के माध्यम से आर्थिक वृद्धि में, सॉफ्टवेयर में विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे पेमेंट को आसान बना दिया गया है। अभी यूपीआई, भारत सरकार क्या है, यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इन सभी के माध्यम से आपका बैंकिंग सुविधा को अत्यधिक सुधार बना दिया है। ठीक है, बैंकिंग इन सभी के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को अत्यधिक सुविधाजनक बना दिया गया है, अत्यधिक सुविधाजनक बना दिया गया है। अत्यधिक सुविधाजनक बना दिया है, जिसके कारण क्या हो रही है, इसी कारण आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसी कारण, इसीलिए इसके कारण आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि हो रही है, में वृद्धि हो रही है।
ठीक है। तो ये सारे बैंकिंग सेक्टर के ऐप हैं जिनके माध्यम से अब सभी बैंक का अपना अपना ऐप भी है, जैसे कैनरा बैंक का अपना ऐप है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आपको लिखने के लिए याद होना चाहिए, जो जनरल आप यूज़ करते हो। ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर में देखें शेयर बाजार में, ठीक है, शेयर बाजार में हम लोग देखें तो वर्तमान में याद रखिएगा कि ये सारे बैंकिंग सेक्टर के जो ऐप हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम द्वारा देश में आर्थिक सेक्टर में वृद्धि तो हो ही रही है। इनके माध्यम से सेवा क्या दिया जा रहा है, तो इनके माध्यम से अगर सर्विस देखें तो इनके माध्यम में सर्विस क्या दिया जा रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। इनके माध्यम से सर्विस आपको मिल रहा है, जैसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सबसे क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, रिचार्ज में कितना हो सकता है, मोबाइल रिचार्ज हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टीवी रिचार्ज हो सकता है। ठीक है, टीवी हो सकता है रिचार्ज। ठीक है, एयरटेल का जो आपका सेटअप बॉक्स उसको रिचार्ज, मतलब हर चीज़ का रिचार्ज आप कर सकते हो। टोल टैक्स दे सकते हो। ठीक है, टोल रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, बीमा फाइनेंस, बीमा फाइनेंस वगैरह क्या इसमें कर सकते हो। बिजली बिल, बिल पे कर सकते हो, बिल, बिजली का बिल पे कर सकते हो। ये सारा सुविधा किसके माध्यम दिया जा रहा है, ये सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपका ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसके लिए तो होता ही है, आप सभी जानते हो मनी ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर होता है। ठीक है, बिजली बिल पे कर सकते हो, बीमा फाइनेंस का बिल पे कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो आप इसके माध्यम से। तो इसके माध्यम से सारी जो है बैंकिंग सुविधा दी जा रही है। ठीक है, ये सारी इसमें क्या हो रही है, बैंकिंग सुविधा, बीमा फाइनेंस, ये सारी सुविधा आपको दी जा रही है। आप खुद से आपका इंश्योरेंस भी कर सकते हो, इंश्योरेंस भी कर सकते हो इसमें, इंश्योरेंस। ठीक है, एसआईपी भी कर सकते हो इसमें, आजकल आ गया है गोल्ड में एसआईपी। ठीक है, गोल्ड सिल्वर एसआईपी कर रहे हैं। तो ये सारी सुविधा मिल रही है आपको किसमें, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह में। ठीक है, आजकल सिल्वर में इन्वेस्ट, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग बहुत सारे, तो ये सारी सुविधा मिल रही है इसमें। नेक्स्ट है आपका कौन सा है, नेक्स्ट है आपका बैंकिंग बाद आपका है शेयर बाजार। ठीक है, शेयर बाजार के लिए बहुत सारे ऐप्स विकसित हो चुके हैं, शेयर बाजार के लिए, शेयर बाजार के लिए, शेयर बाजार के लिए क्या विकसित किया गया है, विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम घर बैठे शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न सॉफ्टवेयर आ चुके हैं आज, विभिन्न सॉफ्टवेयर, इसके माध्यम से हम घर बैठे शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, लेकिन बिना पढ़े और बिना जाने हमें निवेश करना है बाजार में। निवेश सब तो लेना देना पड़ जाएगा, निवेश कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें इसके लिए तो क्रेड ऐप है, ग्रो ऐप है। ठीक है, क्रेड ऐप है, ग्रो ग्रो ऐप है, म्यूचुअल फंड ऐप है। ठीक है, ग्रेड ऐप है जी, ग्रेड, GRED, ग्रेड ऐप, ग्रो ऐप, म्यूचुअल फंड ऐप, म्यूचुअल 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 फंड ऐप। ठीक है, क्रेड ऐप, ग्रो ऐप, म्यूचुअल फंड ऐप इत्यादि का विकास किया गया है। ठीक है, इन सभी के लिए, शेयर बाजार के लिए। ओके, इन सभी के सॉफ्टवेयर माध्यम से आप शेयर बाजार में निवेश किया जा रहा है, जो देश में आर्थिक वृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर का में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश की आर्थिक वृद्धि में सहायक भी हो रहा है इन सारे ऐप के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें मनोरंजन के लिए। ठीक है, मनोरंजन के लिए ये भी सेवा सर्विस में आ जाएगा, मनोरंजन सेक्टर, मनोरंजन के लिए देखें तो मनोरंजन के लिए क्या किया गया है, मनोरंजन के लिए पहले टिकटॉक आता था, जो तो कि अब बंद हो गया, टिकटॉक। ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम रील। ठीक है, मोज ऐप था पहले, अभी भी है शायद, चाइनीज ऐप था मोज, जिसमें वीडियो शेयर करते थे। ठीक है, इसके अलावा आपका रील्स, शॉर्ट्स, रील्स शॉर्ट्स का जमाना आजकल आ चुका है। ठीक है, इन सभी ऐप के माध्यम से मनोरंजन में आज हम लोग वीडियो नाचते गाते हुए बना करके अपना मुजरा करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, आजकल देखना कई लोगों का ये शॉर्ट्स और रील्स से ही क्या हो रहा है, लाखों लाखों इनकम हो रहा है, जिसके माध्यम से आपका क्या हो रहा है, आर्थिक वृद्धि में आर्थिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मनोरंजन क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि सॉफ्टवेयर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मनोरंजन क्षेत्र में इन सारे ऐप के माध्यम से, इन सारे ऐप के माध्यम से आप क्या हो रहा है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। ठीक है,
इन सारे ऐप के माध्यम से आर्थिक वृद्धि हो रही है, जिसमें ग्राफिक डिजाइन, एडिटिंग तथा प्रसारण को आसान बना दिया है। तो इसके माध्यम से आपका मनोरंजन क्षेत्र में कौन आसान बनाया है? ग्राफिक डिजाइन एंड एडिटिंग के माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण को आसान बना दिया है। प्रसारण को आसान बना दिया गया है। आप ऐसा ऐसा एडिटिंग कर सकते हैं जिसके माध्यम से आसान बना दिया गया है। एक नया सेक्टर आ गया है, ठीक है। वीडियो बना रहे हैं, फिर वीडियो को एडिट करने के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए एक एडिटर की आवश्यकता हो रही है, ठीक है। जैसे हमारे वीडियो को भी कई कई बार हम लोग देते हैं अपने वीडियो को एडिट करने के लिए, जो पीछे बैकग्राउंड में कुछ चलता होगा, तो उसके लिए क्या होता है, एडिटर एडिट करके देते हैं। तो ग्राफिक डिजाइन प्लस एडिटिंग के माध्यम से प्रसारण को आसान बना दिया गया है, ठीक है। तो इन सब के लिए टिकटॉक जब में वीडियो अपलोड होते हैं तो सारे कई जगह क्या होते हैं, बहुत सारा एडिटर की आवश्यकता होती है, काटना पड़ता है, ठीक, कुछ जोड़ना पड़ता है, तो सारे किसके लिए क्या होते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन और एडिटिंग के माध्यम से होता है। उसके लिए क्या हुआ है, ये सारे के माध्यम से मनोरंजन के सॉफ्टवेयर को आसान बना दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मनोरंजन क्षेत्र में हो गया। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मनोरंजन के बाद आपका आ जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में हम लोग देख चुके हैं पहले से। सेवा क्षेत्र में होटल है, बैंकिंग है, टिकट बुकिंग के लिए, हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं, टिकट बुकिंग के लिए कहाँ गया, हाँ ओके, अच्छा नीचे था, टिकट बुकिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार्टअप में TIC टिकट बुकिंग। टिकट बुकिंग के लिए आपका बहुत सारे ऐप आ चुके हैं आजकल, जैसे कि आपका टिकट बुकिंग के लिए UTS ऐप है, रेलवे का टिकट बुकिंग के लिए क्या है, UTS ऐप है, ठीक है। गो आई बीबो सुना होगा आपने, ठीक है, जिसमें आप रूम बुक कर सकते हो। इसके अलावा आपका है मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप मेक माई ट्रिप ऐप है, जिससे आप टिकट बुक कर सकते हो। इसके अलावा आपका PVR का ऐप है अपना। इसके अलावा आपका कौन सा ऐप है, रेड बस का ऐप है, जिसमें बस बुक कर सकते हैं, ठीक है। इत्यादि बहुत सारे आप लिख सकते हो। UTS जो आपका रेलवे के लिए होता है, ठीक है। IRCTC है, IRCTC, इन सारे ऐप का विकास हुआ है किसके लिए, स्पेशली टिकट बुकिंग करने के लिए। तो ये आर्थिक वृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर हैं जो टिकट बुकिंग के क्षेत्र में, यानी कि कुछ चीज़ें कोई भी टिकट बुक करना है उसके लिए बहुत सारे ऐप बन चुके हैं आज, ठीक है। मतलब हर चीज़ के लिए आज ऐप है। आज खाना खाने के लिए तक के ऐप घर बैठे आप पहुँचाने वाला व्यक्ति हो गया है, ठीक है। स्टार्टअप के लिए, ठीक है, अगला देखते हैं स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप के लिए ऐप का विकास किया गया है। जैसे मनोरंजन सर्विस सेक्टर में आता है, वैसे स्टार्टअप जो नवीन टेक्नोलॉजी होते हैं, स्टार्ट अप में क्या हुआ है, सॉफ्टवेयर का विकास हो चुका है। तो स्टार्टअप के लिए क्या विकास किया गया है, स्टार्टअप के लिए नवीन उद्योगों का विकास किया गया है, ठीक है। स्टार्टअप के लिए नवीन उद्योग की स्थापना की गई है। इसके लिए इस हेतु नवीन उद्योग की स्थापना की जा रही है। जिसे नए आइडिया, नए इनोवेशन होते हैं, उसको स्टार्टअप की संज्ञा दी जाती है। जैसे आज जो जोमेटो है, एक स्टार्टअप का बेहतर नमूना माना जा सकता है, ठीक है, जिससे कुशलतापूर्वक संचालन हो सकता है, ठीक है। विकास उद्योग की स्थापना, विकास का कुशलतापूर्वक कुशलतापूर्वक संचालन हो रहा है, ठीक है, कुशलतापूर्वक संचालन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग मोबाइल लाइब्रेरी चला रहे हैं यहाँ पे, तो लाइब्रेरी के लिए आजकल लाइब्रेरी वाला ऐप आ गया है, मॉनिटरिंग मैनेजिंग करने के लिए, ई लाइब्रेरी ऐप, ऐसा करके, ठीक है। तो संचालन में कुशलता संचालन में हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है, जिसके लिए कुशल संचालन के लिए बहुत आवश्यक है। ये कुशल संचालन के लिए आवश्यक है, आवश्यक है, ठीक है। इस हेतु नवीन उद्योग की स्थापना, विकास और कुशलतापूर्वक संचालन के लिए स्टार्टअप के लिए ऐप का विकास बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे, जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अभी आप लोग वो देखे होंगे, एक चैनल आता है जिसमें एक आते हैं शादी.com,
Shaadi.com, ठीक है, लेंस कार्ट, ये सारे क्या है, स्टार्टअप हैं, ठीक है। जो एक ऐप आता है जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप वाले आते हैं, एक अलग से चल रहा है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। 4-5 लोग रहते हैं जिसमें आपका स्टार्टअप वाले आते हैं, छत्तीसगढ़ से भी स्टार्टअप के लिए गई हुई थी एक, है ना। तो Shaadi.com, लेंस कार्ट, इन सब के जो मालिक होते हैं वहाँ पे बैठे रहते हैं, और क्या तो बोलते हैं यार, उसको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, ये अभी Shaadi.com ये एग्जाम्पल है स्टार्टअप का, ठीक है। स्टार्टअप के बहुत सारे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये इंडिया का जो एक ऐप है, एथर, एथर बोल रहा हूँ, ऐप नहीं, कंपनी है, ये स्टार्टअप का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो अभी ई स्कूटी के मामले में बहुत इसका ज़्यादा सेलिंग है, ठीक है, एथर, है ना, जिसका टीएमके और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी दिखाया जाता है, बार बार प्रचार किया रहा है। तो एथर जो है, एथर का विकास किया गया है भारत सरकार के द्वारा, स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसके लिए भी कई ऐप विकसित किए गए हैं, ठीक है, ऐप विकसित किए गए हैं जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कर दिया है, लेन देन को आसान बना दिया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐप या सॉफ्टवेयर के विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बना दिया गया है, ठीक है। विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यापार को आसान बना दिया गया है, जो कि देश के आर्थिक वृद्धि में क्या हो रही है, सहायक हो रही है, ठीक है। सभी में आप जोड़ सकते हो, ये सारे ऐप का विकास किया गया है जो देश की आर्थिक वृद्धि में सहायक है, लिख सकते हो यहाँ पे, देश के आर्थिक वृद्धि में सहायक है, ठीक है। ये सब लाइन सब में जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र में देखें तो स्टार्टअप में आपका कुछ एग्जांपल और लिख लो, फिजिक्स वाला, ठीक है, नया स्टार्टअप है, ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपना क्या किया है, अभी पीआईओ जारी किया है, पहली ऐसे एजुकेशन कंपनी है जिसने अपना पीआईओ जारी किया गया है पहली बार, ठीक है। जैसे हमारा भी क्या है, एक स्टार्टअप ही है, जैसे गोटुल कोचिंग क्लासेस, गोटुल कोचिंग क्लासेस ऐप, ये भी क्या है, एक स्टार्टअप ही है, ठीक है। एक स्टार्टअप के थ्रू क्या किया गया है, हम लोगों ने एक विकसित किया गया है, क्लास प्लस के थ्रू हम लोग टाइप करके एक ऐप बनाए हैं, ठीक है। फिजिक्स वाला का अपना एक स्टार्टअप है, ये पहली ऐसी कंपनी है, यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, जिन्होंने अपना पहली बार शेयर बाजार में निवेश होने वाला शिक्षा क्षेत्र में पहली ऐसी कंपनी है फिजिक्स वाला, जिन्होंने अपना पीआईओ जारी किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर शिक्षा क्षेत्र में और देखें, शिक्षा के स्टार्टअप क्षेत्र में, है ना, शिक्षा क्षेत्र में अब देखते हैं थोड़ा एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, आर्थिक विधि के सॉफ्टवेयर का क्या विकास किया गया है, स्कूली शिक्षा से लेकर के आपका, हाँ, स्कूल से लेकर उच्च तक, स्कूल से स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, उच्च शिक्षा तथा उच्च शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, जो डिस्टेंस एंड लर्निंग एजुकेशन होता है, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा तो विभिन्न सॉफ्टवेयर का उच्च शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा के लिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है, विभिन्न सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है, जो देश की आर्थिक वृद्धि में सहायक हो रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रही है, विकास किया गया, जिससे शिक्षा की पहुंच लोगों से सुलभ हो रही है, जिससे जिससे लोगों तक
शिक्षा के पहुंच सुलभ हो रही है, यानी कि आसानी से मिल रहा है, सुलभ हो रही है। जो लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप घर बैठे आप आराम से एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। इसे शिक्षा की पहुंच आसानी से आप सभी को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो लोगों तक शिक्षा की पहुंच आसानी से मिल रही है, जिससे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि हमें एजुकेटर्स को आर्थिक लाभ हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले गवर्नमेंट का खुद का ऐप है स्वयं पोर्टल, स्वयं पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद दीक्षा ऐप है जो कोरोना काल में विकसित किया गया था, दीक्षा ऐप, ठीक है। दीक्षा ऐप है, और क्या है, ई पाठशाला ऐप, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ई पाठशाला ऐप, ई पाठशाला ऐप, बुलटू के बोल, ठीक है, बुलटू के बोल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। ई पाठशाला ऐप वगैरह, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है गवर्नमेंट के सारे हैं जो आप घर बैठे आप स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक के कोर्स को डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हो। स्वयं पोर्टल है, दीक्षा ऐप है, ई पाठशाला ऐप है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऐप से किया गया है, बुलटू के बोल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐप है जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो लगभग हम लोग बहुत सारे चीज़ें कवर कर चुके हैं यहाँ पे, है ना? तो आप ऐसे अगर कुछ आपको याद आता है तो ऐसे कुछ सेक्टर बाँट सकिएगा। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में ही इकोनॉमिक्स आर्थिक सेक्टर का विकास किया गया है, ठीक है? इसके लिए याद रखिएगा, जैसे हम लोग कुछ पढ़ देखे हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए शिक्षा क्षेत्र में आपको याद होना चाहिए, कम से कम हेडिंग याद होना चाहिए, आप अलग से लिख सकते हो। शिक्षा क्षेत्र में आपका ये कुछ एग्ज़ाम्पल याद होना चाहिए, एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप क्या बता सकते हो, ठीक है? बाकी आप खुद में सभी में एक लाइन ये ऐप का नाम लिखेंगे और बताएँगे इन सभी क्षेत्रों से हमारे शिक्षा, उद्योग, सेवा, मनोरंजन सभी क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि से लोगों को विकास हो रहा है, ठीक है, सभी लोगों को ग्रोथ हो रही है और सभी लोगों को क्या हो रही है, एक नए स्टार्टअप यानी कि नई इनकम जनरेट हो रही है, जिससे उनके आर्थिक वृद्धि में वृद्धि हो रही है, जिससे देश की आर्थिक ग्रोथ, देश से देश का आर्थिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में, स्टार्टअप क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्र में हम लोग देखा, सभी का ऐप देखा, ठीक है, कौन सा विकास किया गया है मनोरंजन क्षेत्र में, शेयर बाजार में, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में, ठीक, यातायात परिवहन में, ये सारे सर्विस सेक्टर वाले, सेवा क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, ये सारे हम लोग सर्विस सेक्टर में देखें। वैसे हम लोग उद्योग क्षेत्र में हम लोग देखें, ठीक है, वैसे हम लोग कृषि क्षेत्र में देखें। तो ई नैम, ई जेम, ई चौपाल, यहाँ पे एक और जोड़ लीजिए, ई चौपाल भी पढ़े थे हम लोग पहले। तो इत्यादि जो भी याद है आप, जैसे मुझे याद आ गया ई चौपाल, तो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो इसके माध्यम से आर्थिक वृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है, जो हर एक सेक्टर में, जैसे पहले हमने शुरुआत में बांट लिया, कृषि, उद्योग, सेवा सेक्टर में सर्वाधिक क्या हुआ, विकास किया गया है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर का विकास केवल अब आईटी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ठीक है, इसका जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुका है। अगर कंक्लूजन अगर आया लिखने के लिए बड़े क्वेश्चन में, आप लिखिएगा कि जो सॉफ्टवेयर का जो विकास है अब केवल आईटी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या बन चुका है, अब ये एक हिस्सा बन चुका है, जो देश में सॉफ्टवेयर के नवाचार को बढ़ावा देगा और साथ साथ सॉफ्टवेयर इनोवेशन में निवेश कराएगा, जिससे जीडीपी में वृद्धि दर और बढ़ेगी, ठीक है, भारत के जीडीपी वृद्धि दर में विकास होगा, ठीक है, और इससे व्यक्तियों की जीडीपी में भी वृद्धि होगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, मतलब व्यक्ति की जीडीपी बढ़ेगी तो देश की भी जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। तो आज आज जो ये सॉफ्टवेयर जो आईटी क्षेत्र है, एक विकास, सॉफ्टवेयर का विकास केवल आईटी तक सीमित नहीं है, अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, ठीक है। इससे देश में सॉफ्टवेयर नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, सॉफ्टवेयर इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ उनके जब इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा तब क्या होगा, व्यक्ति का जीडीपी में वृद्धि होगी, और व्यक्ति के जीडीपी में वृद्धि होगी तो उसके देश के जीडीपी में भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो आज का ये जो चैप्टर था आर्थिक वृद्धि का सॉफ्टवेयर विकास यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो अभी तक पेपर 4 के क्लास नहीं परचेज किए हैं, बहुत ही कम मिनिमम फीस में कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो आप कोर्स खरीद सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है। बाकी जो है आप डेमो क्लास आपको आगे क्लास जो है हमारे ऐप में मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कुछ समझ में नहीं आया हो तो जरूर आप कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।